बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आपकी सेहत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और हमेशा आपकी सेहत के लिए हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं आपको। हमेशा मैंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। आज का जो प्रोग्राम था वो इस तरह का प्रोग्राम था कि मुझे आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखाना था, क्योंकि स्टूडियो में हम वो बातें कवर नहीं कर सकते। आज हम मौजूद हैं अल्तमश हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल मौजूद है क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में। यहाँ पर हम क्वालिटी अश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल के लिए, किसी भी लाइक आपकी हेल्थ में किसी भी चीज़ के लिए क्वालिटी अश्योरेंस की क्या अहमियत होती है। और हम अल्तमश हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि हेल्थ केयर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, अश्योरेंस जो है क्वालिटी अश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और उसके साथ साथ जो आपके वर्कर्स होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। मैं आज आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में लेके जाऊंगी, वहाँ पर आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी कि किस तरीके से आप किसी भी हॉस्पिटल में जब जाएं तो क्वालिटी अश्योरेंस को आप अश्योर करें। मैं आपको आज डिफरेंट डॉक्टर से भी मिलवाऊंगी। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर सबा से। शी इज़ द क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? आई एम गुड। डॉक्टर साहिबा, आप मास्क हटा सकती हैं, कोई मसला नहीं। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि क्वालिटी केयर जो होती है वो किसी भी हॉस्पिटल के लिए या सेहत के किसी भी इदारे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि आप जब तक अश्योरेंस नहीं करेंगे, क्वालिटी अश्योरेंस नहीं करेंगे, तब तक आप जो केयर है वो अपने पेशेंट को नहीं पहुंचाएंगे। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगी? क्वालिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हॉस्पिटल का, और एवरीथिंग अराउंड द हॉस्पिटल गोज़ अराउंड क्वालिटी। सारी जितनी मेजरमेंट्स हैं, सारे जितने स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमारे फॉलो होते हैं, तभी हमारी क्वालिटी मेंटेन्ड होती है। और हर पेशेंट सेटिस्फैक्शन के लिए, इवन चाहे वो हाउस कीपिंग से लेके चाहे कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हों, क्वालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्वालिटी केयर, जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिटी केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही होती है। आप जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, सबसे पहले आप वहाँ देखते हैं कि सफाई का कितना ख्याल है, और सफाई वैसे भी नस्लीमान है। क्वालिटी केयर में सफाई भी आ जाती है। जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि क्वालिटी केयर में आपकी हाउस कीपिंग भी आ जाती है, कि हाउस कीपिंग के जो ऑब्वियसली बात है डॉक्टर साहबा, किसी भी हॉस्पिटल में हाउस कीपिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे इन्फेक्शस मटीरियल होता है उसको डिस्कार्ड करना है, ताकि हम हेपेटाइटिस बी, सी जैसे ख़तरनाक इन्फेक्शन को आवाम तक से रोक सकें। इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। हमारे पास हाउस कीपिंग के लिए वी डू ऑल द SOPs, सारे SOPs फॉलो होते हैं, ताकि एवरी आवरली चेक होता है कि किस तरह से चीज़ें फॉलो की गई हैं। और वी टेक केयर, स्पेशल केयर, कि पेशेंट्स के पास कोई स्पेशली सेकेंडरी इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ ना हो, बिकॉज हाउस कीपिंग है, हाउ द स्टाफ इज़ डूइंग वर्क, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एवरी सिंगल थिंग हैज़ टू बी अप टू द मार्क एंड स्टैंडर्ड। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। आपने क्वालिटी केयर के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। हम मालूम करेंगे किस तरीके से ये क्वालिटी केयर को अश्योर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वालिटी केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हॉस्पिटल की क्वालिटी केयर जो है बैकबोन होती है किसी भी हॉस्पिटल की, और हमारी सेहत के लिए भी क्वालिटी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गैस्ट्रिक इशूज़ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने जो हमारी डाइट होती है उसका हम ख्याल नहीं रखते। जंक फूड का इस्तेमाल, फिर कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके अलावा हम लेट नाइट खाना भी खा रहे होते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद सादिक, ही इज़ अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। इनसे हम पूछेंगे कि हमारी जो गैस्ट्रिक इशूज़ होते हैं क्यों होते हैं, और इसकी किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? जी वेलकम, थैंक यू, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर। गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे व्यूवर्स भी बताएगा व्हाट इज़ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, क्या है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, और हमारे पाकिस्तान में जो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है ना वो साइंस है उन बीमारियों की जो मुंह से लेके पूरी आंतों को मुतासर करती हैं। दीज आर वो बीमारियां हैं जो इस एरिया में पैदा होती हैं, और इनकी बहुत सी वजूहत भी हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि खाने में, डाइट में, गंदगी में, कंटामिनेशन में, इनकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो डाइट है उसमें बहुत तेज़ मसाला, मिर्ची वगैरह खाई जाती है, तो उससे जो है इरिटेशन बहुत होती है गैस्ट्रिक ट्रैक्ट की। उसकी वजह से फिर इरिटेशन होने के बाद फिर ज़ख़म भी हो जाते हैं, तो एसिड प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। आपको पता है कि मैदे में एसिड पैदा होता है,
क्योंकि एसिड की ज़रूरत है हाजमे के लिए। तो इन वजूहात की वजह से जो है गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी वजह जो है, हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, और ये जो है वायरस की वजह से होता है और पाकिस्तान में बहुत फैला हुआ है। अच्छी बात यह है कि अब कुछ दवाइयाँ आ गई हैं जिनसे इनको आदमी कंट्रोल कर सकता है। ओके डॉक्टर साहब, एक और आपसे अहम सवाल कि हमारे यहाँ की जो आवाम है वो जब उनसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बात की जाए या उनकी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करते हैं तो एंडोस्कोपी इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, वो बड़ा डरते हैं, खौफजदा हो जाते हैं एंडोस्कोपी से। ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जैसे डिफरेंट और हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं उसकी तरह ही होती है, या फिर ये थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड है? जी, एंडोस्कोपी जो है उससे डरना नहीं चाहिए। हर प्रोसीजर में कोई ना कोई रिस्क तो होता है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें भी रिस्क है, आप पैदल चल रहे हैं उसमें भी रिस्क है। तो ये एंडोस्कोपी जो है इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जो इस तरह करते हैं। इसको एक ट्यूब होती है, फाइबर ऑप्टिक ट्यूब, जिसके अंदर सामने कैमरा लगा हुआ होता है। तो पेशेंट को प्रिपेयर करके, उसको तैयार करके, उसका हलक जो है थोड़ा सुन करके, तो इसको बहुत आसानी से हम गले में से पास करके तो एसोफेगस यानी कि माउथ पाइप और फूड पाइप के अंदर पास कर देते हैं। वहाँ से फिर ये मेरे तक चला जाता है। ओके और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है क्या आप हमारे व्यूअर्स को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे? हेल्दी स्टमक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अल्तामश हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से? मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि टाइम पे खाना खाया करें और रात का खाना ज़्यादा नहीं खाया करें और खाने के बाद थोड़ा चला फिरा करें। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना गैस्ट्रो रिफ्लक्स बहुत होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, और इसको हम रोक सकते हैं अगर हम खाना खाने के बाद 5-10 मिनट ज़रा चला फिरा करें। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर असद सादिक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई रिगार्डिंग द गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और उसके अलावा जो गैस्ट्रिक इशूज़ है उसके बारे में भी हमें सजेशंस बताए कि किस तरीके से हम अपने स्टमक को हेल्दी कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं डायग्नोस्टिक की, तो हम आपको लेकर जाएंगे ऐसे टेस्ट की तरफ जहाँ आपको मालूम होगा कि आपकी अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकती है। हम लैब्स में जाएंगे और वहाँ पर भी हम डॉक्टर से मालूमात लेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी बीमारी की तशख़ीस के लिए लैब्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। लाइक आपकी जब कोई भी बीमारी होती है, सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर्स जो आपको इंटीमेट करते हैं, जिस सबसे पहले आपको जो वो आपको लाइक बताते हैं कि आपने क्या कराना है, वो लैब्स का बताते हैं। और लैब्स ही आपकी बीमारी की तशख़ीस के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं कि अगर खुदा ना खास आपको गैस्ट्रिक इशू है, आपको कोई हड्डी का मसला है, आपके कोई दांत का मसला है, कोई भी मसला होता है, लैब्स के थ्रू ही हम उस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। तो अल्तामश हॉस्पिटल ने अपने लैब को भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने लैब को प्रिपेयर किया हुआ है। सो लैब्स में मैं आपको लेके जाती हूँ और उसमें आपको डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैब जो होती है वो किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी बीमारी के लिए बहुत अहमियत रखती है और लैब्स के थ्रू ही हमें बीमारियों के बारे में मालूम होता है कि खुदा न खास बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद हैं, अल्तामश हॉस्पिटल की लैब के ये इंचार्ज भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, ज़रा बताइएगा कि आपके यहाँ पर जो लैब्स होती हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती हैं, ऑब्वियसली बात है कि उसमें ये बताइएगा कि लैब्स की अहमियत क्या होती है किसी भी बीमारी की तशख़ीस के लिए, और अगर यहाँ पर आप लोग लैब्स करते हैं तो क्या वो इंटरनेट पर मौजूद वो करवा देते हैं, लाइक प्रोवाइड करवा देते हैं कि पेशेंट करवा के जाए और फिर उसको वापस लेने के लिए ना आना पड़े, उसको ऐप के थ्रू मिल जाए? बेसिकली हमारे पास जो है ऑल टेस्ट की वैरायटी मौजूद है, जितने भी टेस्ट हैं। डॉक्टर्स के पास सबसे पहले पेशेंट आता है जिसमें हमारे पास जो है रूटीन और स्पेशल टेस्ट की दोनों की सहूलियात मौजूद हैं। वैसे आजकल जो जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू फीवर और कोविड एंटीजनल वायरल इन्फेक्शन है, काफ़ी फैला हुआ है, तो उसकी तशख़ीस के लिए हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट
रेंज मौजूद है, जिसमें बिल्कुल हमारे आपके पास इंस्ट्रूमेंट सारे कंप्लीट स्टैंडर्ड मौजूद हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आपके पास सारी सहूलियात मौजूद हैं जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे बहुत अच्छा इनका एरिया बना हुआ है लैब का। सो मेरा कैमरा आपको थोड़ा बहुत बताएगा भी कि किस तरीके से यहाँ पर लैब का स्टैंडर्ड बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी हॉस्पिटल के क्वालिटी अश्योरेंस की आज हम बात करेंगे, और क्वालिटी अश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो एमरजेंसी इज़ द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल। लाइक कोई भी मरीज़ आता है किसी तकलीफ़ के साथ तो सबसे पहले जो दरवाज़ा खटखटाता है वो एमरजेंसी का खटखटाता है। उसकी वजह यह है कि एमरजेंसी में आपको बहुत ज़्यादा इमीडिएट आपको जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो हम आज अल्तमश हॉस्पिटल के एमरजेंसी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर फरजीन मौजूद हैं। राइट डॉक्टर साहब, आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है? ओके। सो इनसे हम पूछेंगे कि एमरजेंसी होती क्या है और एमरजेंसी की क्वालिटी अश्योरेंस को हम कैसे और बेटरमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो डॉक्टर साहबा, जैसे आपके पास बहुत सारे वार्मली वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, और आपके पास बहुत सारे मरीज़ आते होंगे एमरजेंसी में आते हैं, तो क्वालिटी केयर ऑफ द एमरजेंसी आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच आप लोग आए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एमरजेंसी इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और ये सोच के आता है हर कोई कि हम आए हैं तो हमें सबसे पहले मतलब इमीडिएट केयर मिलेगी, हमें सबसे पहले देखा जाएगा। लेकिन जिस बेसिस पे हम लोग पेशेंट्स को लेते हैं वो एक कहलाता है पूरा प्रोसेस, जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड होता है यूज़, को कहते हैं ट्रायड सिस्टम। उसमें हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ की कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हम पहले उन पेशेंट्स को लेते हैं जो कि मोस्ट क्रिटिकल होते हैं। सबसे पहले लाइफ सेविंग चीज़ों को हम केटर करते हैं, जिसमें एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये चीज़ें हम मेंटेन करके उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों की तरफ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा डॉक्टर साहिबा ने ये पॉइंट रेज़ किया और मेरे माइंड में भी जो ट्राइएज था वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए अहमियत रखता था कि डॉक्टर साहिबा ज़रूर इस पर बात करें, क्योंकि देखें कोई भी इमरजेंसी होती है उसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट वाला सीन यहाँ पर नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि कोई पेशेंट आया है जो एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ आया है या उसका हार्ट रेट बिल्कुल स्लो हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले आपको उस मरीज़ को देखना होता है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, और आप लोग इसी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब, आपकी टीम भी इसी तरीके से जो है वो ट्रेन होगी, राइट? हमारे पास एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है जो इमरजेंसी में फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है, जिसमें हमारे कंसल्टेंट हैं, इमरजेंसी फिजिशियन है, जिसके मैं पार्ट ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इमरजेंसी फिजिशियन हमारे पास इमरजेंसी की नर्सेज होती हैं। तो ये सारी टीम हमारे पास मौजूद होती है जो इमीडिएटली आ जाती है, और जो मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको पहले केटर किया जाता है। उसके बाद जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार वाले होते हैं जो इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते, फिर वो उसके बाद आते हैं। हमारे यहाँ पर आवाम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी जो डॉक्टर हजरात होते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने TH का बताया कि इसमें हम फर्स्ट उन पेशेंट्स को देखते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, तो हमारे यहाँ की आवाम ये देखती है कि पहले हम आए थे, पहले उस मरीज़ को देख लिया गया, और ये बड़ा आपके यहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बिल्कुल, इसीलिए हमारे पास एक इमरजेंसी में हम लोग गार्ड्स भी मौजूद होते हैं हमारे पास, वेरी ऑनेस्ट। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने आवाम से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कि अगर आप किसी भी इमरजेंसी में जाते हैं और आपका मरीज़ अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है तो थोड़ी देर के लिए सब्र का मुजाहिरा कर लें, क्योंकि ये टीम जो होती है, हमारी इमरजेंसी की जो टीम होती है, वो सबसे पहले उन मरीज़ों को कैटर कर रही होती है जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, आपने इमरजेंसी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। हम आपको थोड़ा सा इमरजेंसी का शॉर्ट भी दिखा देते हैं कि अल्तमश हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट किस तरीके से बनाया गया है।
जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस में कुछ डिपार्टमेंट्स हमारे मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि माँ और बच्चे की सेहत के लिए हम हमेशा बात करते हैं। और माँ और बच्चे की सेहत यानी कि हम एंटीनेटल केयर या गायनोकोलॉजी के डिपार्टमेंट में बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर इसके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से हम एक प्रेग्नेंट वुमेन की लाइक उनकी जो भी लैब्स होती हैं, जो भी उसकी केयर होती है, उसके लिए कैसे हम उसको फोकस कर सकते हैं। अल्तमश हॉस्पिटल में ये जो डिपार्टमेंट है गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट में बनाया है और इनके डॉक्टर्स भी बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। अभी मेरे साथ एक बहुत माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। इनकी जो प्रैक्टिस रही है वो इंटरनेशनल रही है, यूके बेस्ड प्रैक्टिस रही है और बहुत खदमत अंजाम दे रही हैं। एंटीनेटल केयर पर इनसे टोटली बात करेंगे कि क्या अहमियत रखती है माँ और बच्चे की सेहत के लिए, लाइक कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने चाहिए और अल्तमश हॉस्पिटल में ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। आप एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और आपका जो वक्त होता है बहुत अहमियत रखता है, आपने हमें वक्त दिया। सो गायनोकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है ये बहुत एक कहते हैं ना कि ये हम लोग इसके ऊपर बहुत फोकस्ड हैं, हमेशा हम इसके लिए हेल्थ अमेंडमेंट में भी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो क्या कहेंगे एंटीनेटल केयर या गायनोकोलॉजी का डिपार्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? देखिए, किसी भी हॉस्पिटल का जो मेन जो एक यूँ कह लें कि जो एक ओरिजिनल एक जो भी चीज़ होती है, ब्रिक होती है, वो मेन होती है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी डिपार्टमेंट, राइट? क्योंकि ये सिर्फ एक पेशेंट को हम ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, हमारे साथ पेशेंट, उसकी फैमिली और आने वाला बच्चा भी इन्वॉल्व होता है। तो ये और इसमें मेजॉरिटी में हमारे पेशेंट जो एंटीनेटल के होते हैं दे आर फिट एंड हेल्दी वीमेन, वो बीमार औरतें नहीं होती हैं। तो उनके साथ साथ इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो उसमें पेशेंट की एक्सेप्टेंस यही होती है कि उसको वो केयर मिले जो कि एक सेहतमंद आदमी को मिलती है, कि उसको हर चीज़ टाइम पर हो, क्योंकि वो पेशेंट होशो हवास में होते हैं सारे, अपने नॉर्मल सेंसेस में होते हैं। तो उसके लिए इस हॉस्पिटल में व्हेन आई मूव बैक टू पाकिस्तान, तो मेरे लिए यही था कि मैं वहाँ पे काम करूँ जहाँ पर एक पेशेंट को ह्यूमन लिया जाए, उसको एक इंसान समझा जाए और उसकी वही केयर की जाए जो कि हम लोग बाहर के कंट्रीज़ में करते हैं। सो आई ज्वाइन दिस हॉस्पिटल। इसमें हमारे पास हम 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम लोग यहाँ पर मेजर गायनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अगर पेशेंट को कोई ओवेरियन सिस्ट है, कैंसर है, फाइब्रॉइड्स हैं, जहाँ जिसको इनफर्टिलिटी का इशू है, जिसके लिए उनको गायनी सर्जरीज़ की नीड है, तो हमारे पास लेप्रोस्कोपी से लेकर ओपन सर्जरी तक हर फैसिलिटी मौजूद। ओके, अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे कि हम लोग टर्शियरी केयर की बात करते हैं तो यहाँ पर तो आपको पता है इक्विप्स भी बहुत सारे हैं और छोटे छोटे से रूम तरह के बनाए हुए होते हैं, वहीं पर बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। उसके बाद जब कोई भी खातून सेप्सिस में जाती है या हेमरेज हो जाता है या फिर कोई ऐसी खुदा ना खास इमरजेंसी हो जाती है, तो यू नो दैट के फैसिलिटी नहीं होती है, पेशेंट को कहाँ मूव करें, फिर लेकर भागना पड़ता है टर्शियरी केयर में। तो इसमें आप क्या कहेंगी कि आपका माशाल्लाह फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल है, यहाँ पर अगर कोई सर्जरी हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन खुदा ना खास्ता किसी को आ जाती है, तो एमरजेंसी सर्विसेज ऑल द टाइम मौजूद होती है? देखिए, हमारे पास ये बात हम कर रहे हैं हमारे ऑब्स्टेटिक पेशेंट्स की, एंटीनेटल की। हमारे पास फुल फ्लेज फैसिलिटी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ पे करते हैं कि अगर पेशेंट आ गया है हमारे पास, उसके बाद जिम्मेदारी पेशेंट की नहीं है, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की, मैनेजमेंट की और हमारी है सारी। हमारे पास अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट आता है, ये जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा लेबर रूम है। हमारे पास आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास लेबर रूम में पेशेंट के लिए अलग अलग रूम्स हैं। यहाँ पर कोई कर्टन बीच में नहीं लगाया हुआ, एवरी इंडिविजुअल रूम्स हैं जिसमें हर पेशेंट डिलीवर होती है, उसको 1-to-1 केयर मिलती है। ओके, एक्सीलेंट। ये बात बहुत अच्छी बताई डॉक्टर साहिबा ने, क्योंकि पेशेंट प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे मैंने हॉस्पिटल्स में इस तरह की चीज़ें देखी हैं कि एक पेशेंट एक बेड पर लेटा है तो दूसरा दूसरे पर, और सारे प्रोसीजर एक सामने एक दूसरे के सामने हो रहे होते हैं, तो इस तरह पेशेंट्स की जो प्राइवेसी होती है वो ब्रीच होती है। तो यहाँ पर ये आप, मेरा कैमरा भी आपको दिखाएगा कि किस तरीके से उन्होंने लेबर रूम को अलग अलग तरीके में डिवाइड किया हुआ है और किस तरीके से पेशेंट प्राइवेसी को ये मेंटेन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है बेबी का रूम अलग है, जिसमें इंक्यूबेटर्स जो है जो मूवेबल हैं, मूव होकर लेबर रूम में आते हैं, मूव होकर बेबी रूम में जाते हैं। अगर बेबी को, जिस तरह आपने बात की इमरजेंसी में, अगर बेबी को इंटेंसिव केयर की नीड पड़ती है तो हमारे पास फुल फ्लेज विथ टीम के साथ
NICU मौजूद है। अगर पेशेंट को ICU की नीड पड़ती है, जिसमें पेशेंट हाई रिस्क है, प्री एक्लेम्प्टिक है, उसने ब्लीड ज़्यादा किया है, जिसको ICU केयर की ज़रूरत है, हमारे पास फुल फ्लेज फैसिलिटी ICU की है, जिसमें कंसल्टेंट से लेकर RMOs तक सारे के सारे ट्रेंड हैं, अलॉन्ग विद द टेक्निकल स्टाफ। ये हमारे इंडिविजुअल रूम्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर पेशेंट के लिए यहाँ पर हमारे पास फुल फ्लेज मूवेबल लेबर बेड्स हैं, जिसमें पेशेंट ड्यूरिंग लेबर जिस भी पोजीशन में होना चाहे ये बेड उसी तरह मूव हो सकता है। बेबी मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास CTG मशीन्स हैं, जिसमें फुल ड्यूरिंग होल ऑफ द लेबर बेबी की मॉनिटरिंग होती है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें पेशेंट की मॉनिटरिंग होती है, जिसमें पेशेंट का पल्स, ब्लड प्रेशर, पेशेंट की ECG, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। उसके साथ साथ हमारे पास इक्विपमेंट ट्रॉलीज़ हैं, जिसमें इन केस ऑफ इमरजेंसी हम यहीं पर ही पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। हर फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पर। अगर पेशेंट लेबर में ज़्यादा टाइम रहेगा तो उसकी एंटरटेनमेंट के लिए भी ये रूम है। पेशेंट के साथ उनके हस्बैंड का या जो भी अगर सपोर्टिंग पार्टनर हो, उनके बैठने की फुल फ्लेज फैसिलिटी है और वो अलाउ होते हैं कि पेशेंट की मॉरल सपोर्ट के लिए वो उनके साथ रहें। इस तरह के हमारे पास 3 लेबर रूम इस हॉस्पिटल में हैं। उसके साथ ये हमारा बेबी रूम है। बेबी रूम में हमारे पास रिससिटेटर बाहर होता है। व्हेन देयर इज अ नीड इट गोज़ इन। उसके बाद अगर बेबी को NICU की नीड पड़ती है तो यही हमारी ट्रॉली NICU में चली जाती है। ये हमारा क्लीनिंग एरिया है। सो एवरीथिंग जो भी हम लेबर करते हैं, जो भी डील करता है, पहले वो यहाँ पे स्क्रब होता है, उसके बाद वो लेबर रूम में अंदर पेशेंट को डील करने जाता है। यहाँ पर हमारी डेस्क है, जिस पे पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। और यहाँ पर दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है ये कि ना सिर्फ पेशेंट और अटेंडेंट का ख्याल रखा जाता है, बल्कि हमारे स्टाफ के लिए भी लेबर रूम में अलग इंडिविजुअल एक जो रेस्ट रूम है, जिसमें हमारे स्टाफ फुल टाइम रेस्ट भी कर सकते हैं। उनके साथ उनका सारा टॉयलेट, बाथरूम्स इंडिविजुअल स्टाफ के लिए और पेशेंट दोनों के लिए मौजूद हैं। एवरी रूम हैज़ गॉट अटैच्ड टॉयलेट फॉर पेशेंट्स ईज़। डॉक्टर साहिबा ने तो बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफिंग बता दी, सारे डिपार्टमेंट्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आप जब कभी किसी भी अपनी गायनी या कोई भी आप प्रोसीजर के लिए जाते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा ने हमें बताएं कि यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे किसी भी इदारे में आप जा रहे हो, तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। सो डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, गायनी डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। अभी एक ब्रेक की जान चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। आपको मालूम है जैसे कि आज हम क्वालिटी केयर की बात कर रहे हैं और क्वालिटी केयर में आज हम मौजूद हैं अल्तमश हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमने ऑपरेशन थिएटर में भी आपको बताया कि किस तरीके से क्वालिटी केयर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम गायनी डिपार्टमेंट में गए थे, हम MRI, CT स्कैन और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में भी गए। अभी हम बहुत ही क्रिटिकल यूनिट में मौजूद है, जिसमें आप सब सुनेंगे। जब आप ये वर्ड आप सुनते हैं तो आपको बड़ा, आपके दिमाग में, दिल में खौफ पैदा हो जाता है कि ICU बड़ा क्रिटिकल एरिया होता है। लिटरली वाकई दिस इज़ अ वेरी अलार्म सिचुएशन। इसमें ICU के अंदर जब मरीज़ होता है तो क्रिटिकल ही होता है, तभी तो उसको ICU में रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम अल्तमश हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर में जाके वहाँ मालूम करेंगे कि ICU के अंदर ये लोग किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वेंटिलेटर जो बड़ा ख़तरनाक होता है सबके सुनने के लिए, बट वेंटिलेटर से रिलेटेड भी जो मिथ्स हैं हम उसको भी क्लियर करेंगे। हम इनके ICU डिपार्टमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ICU के अंदर किस तरह के क्रिटिकल मरीज़ मौजूद थे और मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में भी, ICU के इंट्रोडक्शन में भी ये बताया कि यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर वो मरीज़ आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नीड होती है, जिनकी निगहदाश्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो हमारे साथ डॉक्टर हमना भी मौजूद हैं, वो हमें शी इज़ इंटेंसिविस्ट। ओके,
वो इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हमें बताएंगी और वेंटिलेटर से भी रिलेटेड में इसके बारे में बताएंगी। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहबा, सबसे पहला जो हमारे व्यूवर्स का ये सवाल है कि वेंटिलेटर पर जब मरीज़ जाता है तो वापस नहीं आता, तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए, वेंटिलेटर पे वो मरीज़ आते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, जो हॉस्पिटल का एडमिशन जिनका काफ़ी लंबा हो चुका होता है, या जो ऑन अराइवल ही फॉर इंस्टेंस उनकी कोई भी वाइटल स्टेबल नहीं होता, उनको हम आईसीयू शिफ्ट करते हैं। तो वेंटिलेटर एक सपोर्टिव डिवाइस होती है, उसका ऑब्वियसली रेशो जो लोग कहते हैं कि वापस नहीं आते, वो डिपेंड करता है कि कितने विजिलेंटली और कितना टाइम पे हमने पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया है, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। जैसे दैट्स गुड। और डॉक्टर साहबा, इसके अलावा अल्तमश हॉस्पिटल का हमने देखा जो क्रिटिकल केयर यूनिट है बड़ा अच्छा बना हुआ है, आपके पास किस तरह के मरीज़ आते हैं? देखें, बहुत टाइम तक तो क्योंकि कोविड अपने उरूज पे था, तो कोविड के पेशेंट्स आते थे। कोविड नमूनिया से आईसीयूज़, हमारे 2 आईसीयूज़ काफ़ी टाइम तक फुल रहे हैं, और उनमें समझ लें 7 में से 3 मरीज़ जो हैं वो वेंट पे होते थे। और हाँ, कोविड का रेशो काफ़ी ख़राब भी चल रहा था ओवरऑल दुनिया में। और अब जो है, जैसे डिपेंड करता है कि कौन सा मौसम चल रहा है, तो उस हिसाब के जैसे अब हमारे पास डेंगू हेमरेजिक फीवर के मरीज़ों की तादाद बहुत बढ़ गई है, और वो भी अब काफ़ी क्रिटिकल लिस्ट ऑफ पेशेंट्स में आना शुरू हो अनदर गया है। आउटब्रेक हमारे पास हुआ है जो डेंगू है, और वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा जो उसके मरीज़ भी डॉक्टर हमना जो है वो डील कर रही हैं। आई होप सो कि आपका अच्छा दिन गुजरता होगा इन क्रिटिकल केयर यूनिट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमना आपके टाइम का। आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको अपने आईसीयू के इंटरव्यू में बताया कि क्रिटिकल केयर यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मरीज़ आते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ में होते हैं, अब जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं वो मरीज़ आते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं एनआईसीयू, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पर भी हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने एनआईसीयू देखा कि एनआईसीयू को कितना अच्छा अल्तमश हॉस्पिटल ने मैनेज किया हुआ है, क्योंकि एनआईसीयू बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एनआईसीयू की जो मैनेजमेंट होती है वो भी काफ़ी क्रिटिकल और बहुत डिफ़िकल्ट होती है। छोटे बच्चों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ अभी डॉक्टर एम.एन. लाल एमडी हैं, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, इनसे हम पूछेंगे एनआईसीयू की अहमियत क्या होती है, हर हॉस्पिटल में एनआईसीयू मौजूद होता है या नहीं होता, इनसे और भी मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्मली वेलकम एंड थैंक यू आपके टाइम का। आपके हमने एनआईसीयू को विज़िट किया था, बहुत अच्छा था, फोटोथेरेपी एंड दीज ऑल थिंग्स आर वेरी लाइक यू नो कि अमेजिंग थी, अच्छी थी। अब ज़रा बताइएगा अल्तमश हॉस्पिटल में क्या डिफरेंट है और हॉस्पिटल या और एनआईसीयू से? देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का अल्तमश हॉस्पिटल में, जो कि मैं समझता हूँ इस एरिया में एक बहुत बेहतरीन और हाईली इक्विप्ड एंड वेल केयर होल्डिंग हॉस्पिटल बना है, और मैं समझता हूँ कि ये पूरी एरिया के लिए बहुत ब्लेसिंग है। और इसमें जो ख़ास जो चीज़ें हैं, हमारा स्टेट ऑफ आर्ट ओटी है, और फिर रोज़ाना हमारे पास सिजेरियन और डिलीवरीज, हमारे पास लेबर रूम, और जो ओटी स्टाफ है, एक तो वेल केयर टेकिंग है। उसके बाद जैसे ही मदर्स आती हैं यहाँ पे, उनको लेबर रूम में चेक किया जाता है, और फिर उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है अंडर एक्सपर्ट हमारे पास ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और उसके बाद हमारे पास जो न्यूनेटल केयर है साथ ही बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जो अच्छी बात ये है कि जो हमारे ओटी में जो एनआईसीयू की जो केयर है, जो न्यूनेट्स की जो केयर है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे पहले जो पहला मिनट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। बेबी जैसे बॉर्न हुआ तो अगर वो उस हिसाब से नहीं मैनेज किया गया तो सारी ज़िंदगी के लिए बच्चा जो है वो उसमें बहुत ही मुख्तलिफ ऐसी बीमारियों पे हो जाता है जिनका इलाज या तो नामुमकिन है या मुश्किल है। और बच्चे के जो अगर देखा जाए तो न्यूनेटल जो डेथ्स होते हैं वो भी उसी वजह से होते हैं। बर्थ एस्फिक्सिया बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, जो कि जो पहले मिनट में ही जो अगर नहीं मैनेज किया गया तो जाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी के लिए बच्चा जी। तो हमारे पास ये है कि जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ
तो अंदर अगर एनवायरनमेंट देखेंगे तो बड़ी कंड्यूसिव है बेबी के लिए। हम जो है वो डॉक्टर्स जो है न्यूट्रोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन जो है वो वहाँ पे खड़े होते हैं, साथ में सपोर्टिंग स्टाफ होता है, बेबी को रिसीव किया जाता है और उसको उसी पे डिपेंड करता है बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है और उस हिसाब से मैनेज किया जाता है। और उसके साथ साथ जो है फिर बच्चे को उसी वार्म एनवायरनमेंट के अंदर रिकवरी रूम में रखा जाता है। रिकवरी में भी हमारे पास इंक्यूबेटर है और इंक्यूबेटर रखा हुआ है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं एज अ पीडियाट्रिशियन? देखिए, मेरा व्यूअर्स को यही है कि यूनिट जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होता है और वो सबके लिए, पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, डॉक्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और इसी की जितनी अच्छी केयर पहले घंटे में मिलनी चाहिए वो उतनी इम्पोर्टेंट है और अल्तमश हॉस्पिटल इसी के लिए बना हुआ है। तो अल्तमश हॉस्पिटल में आएँ और अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम एंड डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी हमें बातें बताई रिगार्डिंग न्यू नेटल केयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब मज़ीद आपको मज़ीद भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फाइनल वर्ड्स इस दैट के हमारे साथ डॉक्टर फराज हाशमी साहब मौजूद हैं। वो अभी मेडिकल डायरेक्टर हैं अल्तमश हॉस्पिटल के अंदर। इनसे पूछेंगे कि इनका क्या विजन और मिशन है इस हॉस्पिटल में, ये लोग और मज़ीद क्या तरक्की करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ओके डॉक्टर साहब, आज हमने आपके हॉस्पिटल में मरीज़ों से भी मुलाकात की, हमने डॉक्टर से भी मुलाकात की, क्वालिटी केयर पर हमने फोकस रखा। सो आप लोगों के हॉस्पिटल का विज़न एंड मिशन जो है मुझे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही लगा। आप क्या इसके बारे में बताएंगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करूँ। हॉस्पिटल्स बहुत सारे सिटी में अवेलेबल हैं और क्लेम्स भी बहुत सारे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हॉस्पिटल्स मिस आउट करते हैं या वो उसको रिटन विजन में तो ज़रूर डाल देते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं लेके आते, वो है पेशेंट सेंट्रिसिटी। Patient should be the center point of all the services available in the hospital and should be the focus as well. At times, we all draw our processes around ourselves. Hospital में processes हमेशा draw होने चाहिए और implement होने चाहिए around the patient. इस हॉस्पिटल में जो चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की और वो यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाने की, वो यही चीज़ है कि हम सारी चीज़ें पेशेंट सेंट्रिसिटी को फोकस में रख के कर रहे हैं कि इफ़ वी आर द पेशेंट हाउ वुड वी वांट टू बी ट्रीटेड। हम किस तरह चाहेंगे कि हमें सब प्रोसेसेस कैसे सपोर्ट करें, हम किस तरह चाहेंगे कि हमें प्रोसेस कैसे फैसिलिटेट कर रहे हो। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट इन दिस हॉस्पिटल। सेकेंड, एक चीज़ जो कि अब दुनिया में कॉन्सेप्ट बाहर बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट हो चुका है, यहाँ पे अब इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट विच पीपल आर अडॉप्टिंग, गुड हॉस्पिटल्स आर टेकिंग इट, which is patient experience. We are trying to build patient experience here. We want Experience and trust as well. तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके। सो डॉक्टर साहब, फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि दे शुड कम एंड विजिट इन दिस हॉस्पिटल। दे विल सी अ मार्क्ड डिफरेंस in the service standards, in the quality care that we provide, और किस तरह के बिहेवियर और एड्रेस किया जाता है चीज़ों को इस हॉस्पिटल में would be a stand out definitely इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। आप लोगों को हमने मैक्सिमम क्वालिटी केयर की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। डॉक्टर साहब ने फाइनली बहुत अच्छी बातें की। आई होप सो कि आपको क्वालिटी केयर के बारे में हमने एक्स्ट्रा बातें बताई। सो अपनी मेज़बान फराज कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।